कई बार इधर उधर कांग्रेस बीजेपी करते हुए जो है अंततः टिकट मिली। दूसरी चीज ये है कि पिछले लगभग 3 से 4 दशक में बसपा ने अपना प्रभाव क्षेत्र वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाया है, तो वोट बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि रीवा और सतना सीटें जो है वो ब्राह्मण बहुल की सीटें हैं। नमस्कार, एबीपी लाइव पे आपका स्वागत है। हम आज एबीपी लाइव के एग्जिट पोल पर बात करेंगे विंध्य इलाके की सबसे प्रमुख रीवा सीट की। रीवा सीट जिसकी सीमाएं जो है उत्तर प्रदेश से लगती हैं और रीवा को शहीदों की या वीरों की या सैनिकों की धरती भी कहा जाता है। तो रीवा सीट पर पिछले 4 चुनाव से बीजेपी का कब्जा है। लगातार बीजेपी यहाँ से बढ़त हासिल कर रही है और कांग्रेस के लिए रीवा सीट कीड़ी खेती होती जा रही है। रीवा भी सतना की तरह जाति समीकरण की सीट है, जहां पर जाति आधार पर मतदाता वोट करते हैं, अपनी जाति के लोग, अपने समाज के लोगों को, और उसी आधार पर पार्टियां टिकट भी देती है। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी से सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने नीलम अभय मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा, उनको टिकट दी। अभय मिश्रा जो विधानसभा चुनाव के पहले कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, इस तरह करते अंत में वो कांग्रेस में आ गए थे और कांग्रेस ने उनको रिवार्ड करते उनकी पत्नी नीलम मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया। और बीएसपी यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर होती है। बीएसपी की तरफ से अभिषेक पटेल चुनाव मैदान में, तो यहाँ भी माना जा रहा है कि सतना की तरह त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हम एग्जिट पोल की शुरुआत करने के पहले अपने पैनल से परिचय कराते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हैं त्रिकाल मीडिया के संपादक मतलूब अंसारी जी, जनपथ के प्रधान संपादक विप्लव अग्रवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार और समाचार कई माध्यमों से पूर्व में जुड़े हुए अरविंद बिंजोलकर जी, और नई दुनिया जबलपुर के पूर्व संपादक रवीन दुबे जी। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मतलूब जी से कि इस बार 2019 और 2024 के चुनाव में अगर वोटों के हिसाब से बात की जाए तो रीवा कहते हैं कि सबसे कम पोलिंग जो है वो मध्य प्रदेश में रीवा सीट पर हुई है। तो एक तो पोलिंग का क्या आंकड़े रहे 19 और 2024 के, मतलब जी आप बताइए, और अगर आपकी नजर में कम पोलिंग होने की क्या वजह हो सकती है? पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में के दौरान जो है रीवा लोकसभा सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है, 49%। ये कम मतदान बहुत कुछ कहता है अपने अंदर समेटे हुए। इसके पहले 2019 के चुनाव में जहाँ 60% वोटिंग होती है, उसके पहले भी अच्छी खासी 53-54% वोटिंग 2014 में। तो ये जो घटता परसेंटेज है, ये कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को अपने लिए बता रहा है। समीकरण ये कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस का प्रत्याशी अभय नीलम मिश्रा जो हैं, उन्होंने कई बार इधर उधर कांग्रेस बीजेपी करते हुए जो है अंततः टिकट मिली। जनार्दन मिश्रा जो है 2 बार के विधायक, 2 बार के सांसद हैं, उनके अच्छी पैठ है। चूंकि लोकसभा सीट पे ब्राह्मण वोट की बहुतायत है, लेकिन बीएसपी के अभिषेक पटेल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तकरीबन 1.5 से 2 लाख पटेल वोटर्स भी हैं उस लोकसभा में। तो कम परसेंटेज की वोटिंग जो है नतीजों को प्रभावित करेगी, ये मान के चलना चाहिए। 4 जून को वैसे भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और दूसरी बात ये कि दूसरे जातिगत समीकरण पर अगर नजर डालें तो वैश्य समाज के वोट अच्छे खासे हैं इधर, और दूसरे मुस्लिम तकरीबन 1 लाख मुस्लिम वोट भी है रीवा लोकसभा से जुड़े हुए हैं जो। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा कि वोटिंग परसेंटेज में नाराजगी किस बात की रही है, जो 50% भी नहीं छू पाए। लोग घरों से नहीं निकले, एंटी इनकम्बेंसी कह लें या बहुत नीरस प्रकार से चुनाव हुआ ये कह लें। तो कम वोटिंग से जो है ना कहीं बीजेपी को नुकसान की एक संभावना बन गई है। तो देखिए, रीवा जो सीट है वो कम वोटिंग से बीजेपी को नुकसान की संभावना, और निश्चित रूप से ये चिंता की बात थी सबके लिए, निर्वाचन आयोग के लिए, राजनीतिक दलों के लिए भी, कि रीवा में वोट प्रतिशत में क्यों गिर गया, क्यों इतना रीवा के लोग उत्साहित नहीं थे चुनाव को लेकर। हमारे साथ विप्लव जी हैं। विप्लव, ये बताइए कि जो रीवा सीट है, जो वो कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, उनका गढ़ हुआ करता था, उनका वर्चस्व होता था, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता थे। लेकिन फिर क्या ऐसी स्थिति आई कि 20 साल से कांग्रेस वहां सूखे की स्थिति में इंतजार कर रही चुनाव जीतने को लेकर? देखिए, ताजा स्थिति तो यह है कि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे श्रीनिवास तिवारी जी, उनके पुत्र सिद्धार्थ तिवारी अब खुद भाजपा में। दूसरी चीज यह है कि पिछले लगभग 3 से 4 दशक में बसपा ने अपना प्रभाव क्षेत्र वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ाया है, तो वोट बढ़ते हैं। कांग्रेस और भाजपा के वोट बसपा के वोट के रूप में भी कई जगह कन्वर्ट हुए हैं,
1991 में पहली बार ऐसे हुआ था कि मध्य प्रदेश में पहली बार बसपा का सांसद अगर जीता था तो वो रीवा से वहां पे जीता था चुनाव। खाता खुला था बस। खाता बसपा ने मध्य प्रदेश में पहली बार वहां से खोला था। और रीवा में हमेशा एक सीधी लड़ाई जो है, अब जो पिछले कुछ सालों की स्थिति है, पिछले कुछ चुनाव की, तो सीधी लड़ाई है और हमेशा ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का माहौल वहां पर बना हुआ है। तो इस स्थिति में अब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर सीधी लड़ाई है और सीधी लड़ाई में भाजपा की स्थिति वहां पर ठीक है। अभिषेक पटेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख वोट हैं जैसा ये मतलूब जी ने बताया, तो उनका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो फिलहाल स्थिति बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे भाजपा भी प्लस में है। राजेंद्र शुक्ला जी वहां के प्रमुख नेता हैं और उनके कारण जो स्थिति बनी है, वो जब भी चुनाव जीते हैं तो हमेशा वहां से मंत्री रहे। अभी तो उप मुख्यमंत्री हैं। रीवा में विकास के जो काम है वो भी दूसरे शहरों पे, जो रीवा की तुलना के जो शहर है रीवा के बराबरी के, उनकी तुलना में बड़े ज्यादा विकास काम वहां पर हुए हैं। तो विकास के कार्यों की संख्या, इन सब के कारण वहां पे कांग्रेस का थोड़ा जनाधार घटा है और जो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, थोड़ा सा अभी उदासीनता है। इस कारणों से ये हुआ कि जनता या मतदाता जो है वो भाजपा की तरफ आकर्षित हुआ। और अभी मुझे लगता है कि बसपा की वहां उपस्थिति है जरूर, लेकिन लड़ाई सीधी कांग्रेस और बीजेपी और भाजपा कांग्रेस के में। बीच। जी हाँ। तो देखिए विप्लव जी को लगता है कि लड़ाई अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, बीएसपी का उम्मीदवार मैदान में जरूर है, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई बहुत ज्यादा उससे असर नहीं होगा और जो भी होगा बीजेपी या कांग्रेस से किसी को विजय मिलेगी। अरविंद जी ये बताइए कि रीवा में 2 बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता होते, जैसा श्रीनिवास तिवारी जी होते थे, जिन्हें रीवा का सफेद शेर कहा जाता था। इसके अलावा रीवा से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी विंध्य इलाके से ही आते थे, रीवा जिले से आते। तो क्या इन दोनों नेताओं के ईगो और लड़ाई के कारण कांग्रेस इस स्थिति पहुंची, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो रीजन हो सकता है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि रीवा और सतना सीटें जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं और श्रीनिवास तिवारी जी के जाने के बाद में कोई ऐसा ब्राह्मण नेता उभरा नहीं जो ब्राह्मणों का नेतृत्व कर सके और उसकी वजह से ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में जो है वो भाजपा ज्वाइन की। और जो जनार्दन मिश्रा जो 2 बार से सांसद रहे हैं और तीसरी बार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक तरह से यूं कहें कि उन्होंने जो ब्राह्मण कांग्रेस से असंतुष्ट थे उनका नेतृत्व किया और अब वो जो है ब्राह्मणों के नेता के रूप में वहां पे जाने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पराभव के कुछ और कारण भी हैं। विशेष तौर पे जो जातीय समीकरण है, कांग्रेस उनको कभी सेट नहीं कर पाई वहां पर। और जैसे आप देखें कि सतना में ओबीसी वर्सेस ओबीसी का मुकाबला है, रीवा में ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का मुकाबला है। क्यों भाई, आपको ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं मिला। और जो नीलम अभय मिश्रा जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं, उनका भी जो इतिहास है वो आया राम गया राम का रहा है। उनके पति जो हैं अभय मिश्रा, वो सिमरिया से कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में 7 पे अभी भी भाजपा का कब्जा है और एकमात्र सीट है सिमरिया जिसके ऊपर में कि अभय मिश्रा है। लेकिन उन्होंने अपना वर्चस्व इसके बाद भी दिखाया, अंत में कांग्रेस की टिकट लेके आए, बीजेपी में गए, और तो क्या उसको लाभ मिलता दिख रहा है कुछ? वो एक विधानसभा सीट है और एक विधानसभा सीट मैनेज की जा सकती है, लेकिन लोकसभा में ऐसी 8 विधानसभा सीटें होती हैं। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मतलब अभय मिश्रा जो है वो इतने बड़े कद के नेता हैं कि पूरे रीवा के ब्राह्मण उनके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हैं। और जबकि जनार्दन मिश्रा 2 बार से सांसद रहे हैं और अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। पिछली बार जो है 57% वोट जो है जनार्दन मिश्रा जी को मिले थे, उसके सामने जो है वो कांग्रेस का वोट परसेंटेज मात्र 28 या 29 था। तो बहुत गैप है। तो ये सीधे पता चलता है कि जो रीवा में जो ब्राह्मण हैं वो भाजपा के खेमे में अब आ चुके हैं और इस चुनाव के बाद में इस पे और मुहर लग जाएगी। तो देखिए अरविंद जी को लगता है कि इस चुनाव के बाद तो रीवा और बीजेपी का गढ़ बन जाएगा और मुहर लग जाएगी, कांग्रेस उनको कहीं मुकाबले में देखते हैं। हम रवि दुबे से पूछते हैं, रवि जी बड़ा समाजवादी आंदोलन का एक केंद्र कभी हुआ करता था रीवा। यमुना प्रसाद शास्त्री वहां एक समाजवाद के नेता थे और वो भी वहां सांसद रहे, जो गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानी भी थे, नेत्रहीन भी थे। तो क्या ऐसी स्थिति थी कि भाई रीवा एकदम से समाजवादी आंदोलन से आगे बढ़ते हुए इस तरह से जो कम्युनिज्म या जिस तरह दक्षिणपंथी की राजनीति उसमें चला गया और इस तरह की चीजें वहां खत्म हो गई? क्योंकि रीवा वाकई में एक समाजवादी गढ़ था। राम मनोहर लोहिया जी वहाँ लगातार आते जाते रहे, सबसे ज्यादा सक्रिय उनका रहा। और यमुना प्रसाद शास्त्री समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े यहाँ नेता माने जाते रहे। देखिए जिस तरीके से 89 के बाद से सारी समीकरण बदले हैं राजनीति के, उसमें मंडल आयोग और कमंडल की राजनीति ने पूरे देश के राजनीति के चरित्र को बदल दिया।
बीपी सिंह मंडल आयोग लेकर आए। उस मंडल आयोग की वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस का वोट बैंक जो दलित और ओबीसी था वो छिटक के चला गया। फिर कमंडल की राजनीति से जिस तरीके से आंदोलन हुआ और उससे मुसलमान भी कांग्रेस से छिटक गए। ठीक है, वो बिंद में रीवा और दोनों जगह अल्पसंख्यकों का वोट है, ऐसा नहीं कि वहाँ 1 लाख से ज्यादा वोट। लेकिन 2019 के चुनाव को किनारे कर दीजिए, इसके बावजूद भी हमेशा वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष रहा है। 2004 में वहाँ बहुजन समाज पार्टी का सांसद रहता है, 2009 में और 2014 में बीजेपी लगातार जीतती है। तो इस बार अपन जो 2019 का देख रहे हैं, 2019 के चुनाव में फिर वही बात आती है कि साहब राष्ट्रवाद और पुलवामा का वो वोट बैंक था, सीधे सीधे 2 लाख वोट पड़ता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 3,83,000 वोट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को जब सीधे सीधे फिर आकर 2 लाख सीधा वोट पड़ता है, 5,83,000 वोट जाता है। 2019 में कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी चुनाव लड़ते हैं, जो बीजेपी से विधायक हैं, श्रीनिवास तिवारी के बेटे हैं। उनको 2,70,000 वोट मिलता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है 2014 में 1,75,000 होता है, वो घट के 91,000 के आसपास हो जाता है। लेकिन वहां भी वही चरित्र है जो सतना का है, वहां पर भी जो कैंडिडेट लड़ते हैं 4,000 वोट, 5,000 वोट, 3,000 वोट ऐसे लेके जाते हैं, ऐसा कैंडिडेट का है। तो वहाँ वोट कटवा का मामला है। तो जिस तरीके से देखिए 2019 में यदि वो 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ और 90,000 वोट के आसपास बहुजन समाज पार्टी का वोट ले जा रहा है, इसका मतलब वहाँ है। और अभी इसको देखिए जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत घटा है, जैसे विप्लव जी बता रहे थे राजेंद्र शुक्ला का गढ़ है, उप मुख्यमंत्री वो लगातार अपील कर रहे थे कि वोटर निकले, घरों से निकले, बाहर आए, लेकिन सबसे कम वोट हुआ। इसका मतलब है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, लोग वोट करना नहीं जाना चाहते। वहां भी नोटा का चरित्र है, वहां भी नोटा एक बार 10,000 वोट से ज्यादा नोटा जा चुका है। तो हम आप देखिए कि जिस तरीके से वहाँ वोट पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ संघर्ष है। और अब कांग्रेस ने यदि नीलम मिश्रा को देकर एक महिला कैंडिडेट दिया है और महिला प्रत्याशी के साथ साथ नीलम मिश्रा जिला पंचायत में रही भी है, तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कांग्रेस वहां, देखिए कांग्रेस वहां लगभग 1999 के बाद से नहीं जीती, तो कांग्रेस का संगठन वहां कमजोर हुआ। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वोट कम हुआ है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ी कांटे की टक्कर हो सकती है यदि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जिस तरीके से वहां पटेल कैंडिडेट को दिया बहुजन समाज पार्टी लड़ रहा है, यदि उनका वोट घटता और वो कांग्रेस की तरफ जैसा पिछली बार गया था कि 2,70,000 वोट हो गया, तो 2014 में 2,14,000 वोट कांग्रेस को मिलता है और 2,70,000 वोट यहाँ हो जाती है। यदि वो बढ़ता है तो कांटे की टक्कर देखने मिलेगी। देखिए 2019 के चुनाव को छोड़ दीजिए तो वोटिंग का ट्रेंड जो बता रहा 2014 के बराबर हो रहा, 2014 के समान हो रहा। तो जिन जिन सीटों पर कांटे की टक्कर थी 2014 में, इस बार भी वहां लगभग वैसी त्रिकोणीय संघर्ष और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आप तो देखिए, आप रवीन जी की नजर में लगता है कि अगर 2014 जैसा सीन है, जिस तरह से वैसी वोटिंग हो रही, तो रीवा में भी कांटे की टक्कर हो सकती है। अगर हम एग्जिट पोल की शुरुआत करें रीवा की, अगर 4 जून को जब नतीजे आएंगे, तो आप जो सीन पूरा दिख रहा है, जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से वोटिंग पैटर्न है या जिस तरह के मुद्दों पे मतदान हुआ रीवा में लेके, तो आप किसको, मतलब आप एक अगर किसी को चुनना पड़े 3 में से, तो किसकी तरफ आप जा रहे हैं और वोटों का अंतर क्या हो सकता है वहां पर? देखिए बहुत ही ऐसा नहीं, 1 लाख से कम के बीच में जीत हार होने वाली कांग्रेस और भाजपा के बीच में 1 लाख के भीतर का अंतर से होगी, क्योंकि बहुत कम वोट पड़ा है, 48% वोट पड़ा है। 2014 से लगभग 11-12%, 2019 से 11-12% वोट कम है। इसका मतलब है कि वहाँ बहुजन, देखिए कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस का संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और बहुजन समाज पार्टी का वोट है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी वहां मजबूत है। लोकसभा में उसकी विधानसभा में 7 सीटें हैं, 1 सीट पर कांग्रेस है और वहां को मंत्री राजेंद्र शुक्ला की प्रतिष्ठा लगी हुई है। राजेंद्र शुक्ला ने पूरा जनार्दन मिश्रा के लिए काम किया और पूरा उनको जिताने की अपील की। हालांकि उनकी अपील के बाद भी वहां का वोटर नहीं निकला, ये थोड़ा सा सेटबैक है, लेकिन फिर भी वहां बीजेपी मजबूत दिख रही है। देखिए रवीन जी को लगता है बीजेपी वहां मजबूत दिख रही है और वो 4 जून को जनार्दन मिश्रा के साथ जाते हुए अभी दिख रहे हैं, नतीजे चाहे जो भी हो। अरविंद जी से पूछते, अरविंद जी आप बताइए कि अगर 4 जून को जब नतीजे घोषित होने वाले हैं, तो रीवा की सीट किसके खाते में जाती दिख रही है आपके लिए? नहीं, मुझे लगता है कि रीवा की जो सीट है उसमें पिछली बार 2019 के चुनाव में भी अंतर इतना बड़ा था कि वो मतदान का प्रतिशत कम होने के बावजूद भी जो है वो चुनाव परिणामों के ऊपर में असर नहीं डाल पाएगा। हाँ, डिफरेंस जरूर कम या ज्यादा हो सकता है, डिफरेंस में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, फिर भी मुझे लगता है कि बीजेपी वहां पे कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेगी और वो सीट बीजेपी की खाते में आएगी। और जैसे कि रवीन जी ने भी कहा कि वो
राजेंद्र शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव है, तो मतलब उनके लिए भी एक टास्क है, रीवा में चैलेंज। विकास भी अलग से दिखता है हाँ, थोड़ा सा। हुआ है, काफी विकास हुआ है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाजपा के लिए वहाँ पे कंफर्टेबल विन की सिचुएशन रहे। तो अरविंद जी को लगता है कि रीवा बीजेपी जो है कंफर्टेबल विन की तरफ जा रही, मतलब जो विनिंग सीट अभी अगर मान सकते हैं मध्य प्रदेश की बीजेपी के लिए, तो उसमें रीवा को भी जोड़ देना चाहिए। तो प्रभु जी आप बताइए कि अगर एग्जिट पोल की जब बात करें तो रीवा सीट जो है एक जाति समीकरण वाली सीट है, उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, यहाँ समाजवादी पार्टी काफी प्रभावशाली है, तो इसमें आप किसके साथ जाते दिख रहे हैं? 4 जून को नतीजे किसकी किस्मत खोलने वाले आपको दिख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है और रीवा में लगभग 28 लाख मतदाता हैं। अगर वो आधा भी वोट पड़ा है, लगभग 13-14 लाख भी वोट पड़ा है, तो ये बड़ी संख्या है और मार्जिन बड़ा रहेगा। सीधी टक्कर है भाजपा के फेवर में मुझे लगता है मामला, क्योंकि जनार्दन मिश्रा लोगों के बीच अच्छे से पहुंचे हैं। उन्होंने केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, उनके बारे में बात की, लोगों पे उसका प्रभाव देखा। रीवा में जो एक लगातार बदलाव हुआ है, शहर का चेहरा बदला बदला जो दिखता है, तो उसके बारे में भी राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने बात रखी, जनार्दन मिश्रा ने बात करी। अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर की जो बात है वो भी जनता तक अच्छे से पहुंची। इसके अलावा जो मोदी जी का चेहरा है, इसके मुकाबले जो नीलम मिश्रा जी हैं, वे के अपने चुनाव अभियान में यह जरूर कहती रही, वे भी श्री राम पे बात करती रही कि श्री राम हमारे सबके हैं, सभी के लिए हैं। वे महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात करती हैं, लेकिन जनमानस की जो स्थिति है, जो माहौल है, जो वहां से स्थिति सामने आ रही है, मुझे लगता है कि वहां पे भाजपा प्लस में और आंकड़ा लाखों में ही होने वाला है। एक साल में मोदी जी ने विंध्य इलाके का दौरा भी बहुत किया। जी हाँ, विंध्य इलाके का दौरा भी बहुत किया है और उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, रीवा की सीट उससे लगी हुई, तो उसका भी प्रभाव जो है वहां पे रीवा में पड़ता है और मुझे लगता है यहाँ पे सीधी सीधी जीत की ओर भाजपा मुझे दिखाई पड़ती है। देखिए, तो हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट हैं विप्लव जी, उनको भी लगता है कि रीवा में बीजेपी सीधे जीत की ओर बढ़ रही है। मतलब जैसे आखिरी कॉल ले लेते हैं। मतलब जी बताइए कि रीवा सीट, आपने भी अपनी बातचीत में कहा कि बीजेपी प्लस में है, अगर 4 जून को नतीजे आएंगे तो आप किसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि कम वोटिंग परसेंटेज जो है ना, वो थोड़ा सा तीनों पार्टी के लिए चिंता का विषय और है। वोट 28 लाख है रीवा में। 18,52,000 अच्छा। 18,52,000 में 49% वोटिंग हुई, तो मान के चलिए 8.5-9 लाख वोट पड़े हैं और उसमें से ये तीनों चारों का डिस्ट्रीब्यूशन है। 3,12,000 से जो 2019 में बीजेपी जीती थी, उसमें ये वोट मार्जिन जो है 50,000 से कम हो सकता है। बीजेपी प्लस में है, लेकिन वोटिंग जो मार्जिन है और जो विक्ट्री मार्जिन है 50,000 से कम में होगा। अगर अभिषेक पटेल जो है कुछ अपने वोट अर्जित कर लेते हैं और प्लस दूसरे और समुदाय के और लोगों के वोट अगर उनको समर्थन मिल जाएगा, तो कुछ स्थितियां बदलती दिख रही हैं उधर। फिर भी मैं कहूँगा बीजेपी प्लस में है उधर और विक्ट्री मार्जिन कम है। तो देखिए, मतलूब जी का भी कहना है कि रीवा सीट पर बीजेपी प्लस में विक्ट्री मार्जिन जरूर हो सकता है घट जाए। तो हमारे चारों पैनलिस्ट साफ साफ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो विंध्य इलाके की प्रमुख रीवा सीट है वो बीजेपी के जनार्दन मिश्रा की तरफ जाती हुई दिख रही है और जनार्दन मिश्रा तीसरी बार यहाँ से लोकसभा में पहुंचेंगे और बीजेपी का एक तरह से गढ़ उसको रीवा को बना देंगे और नतीजे 4 जून को ही आएंगे। लेकिन संकेत जो है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वो रीवा में बीजेपी के पक्ष में दिख रही हैं। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।